बच्चों अब हमारे पास है टॉपिक प्रोमिसरी नोट। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बच्चों हमारे पास दो पर्सन हैं, एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई। यहाँ पर एक्स ने कुछ गुड्स जो हैं वो वाई को सेल करी हैं, ठीक है, और वो गुड्स की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 1,00,000 रुपए है, ठीक है। एक्स ने वाई को माल सेल किया है उधार। तो बच्चों यहाँ पर वाई अपनी मर्जी से क्या करता है, एक कागज़ के टुकड़े को ले लेता है और उसके ऊपर लिख देता है 2 months after date I promise to pay श्री एक्स और order the sum of rupees 1,00,000 for value received, ठीक है। वाई क्या करता है, प्रॉमिस करता है किसको, एक्स को, इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखकर ये किसको दे देता है, एक्स को। और इसी कागज़ के टुकड़े को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोमिसरी नोट। यहाँ पर जो है वाई अपनी मर्जी से प्रॉमिस कर रहा है एक्स को और वाई ने पैसे देने हैं यहाँ पर एक्स को। तो बच्चों जो यहाँ पर प्रोमिसरी नोट लिख रहा है उसे क्या बोला जाता है, मेकर, ठीक है। और ये क्या करता है, इस पे लिख देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतनी अमाउंट एक्स को पे करूँगा जिसका प्रतिफल मुझे प्राप्त हो चुका है, और अपने साइन करके एक्स को दे देता है। और यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर और दूसरी पार्टी जिसको बिल की पेमेंट की जाती है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर पे। यहाँ पर वाई एक्स को पे कर रहा है अमाउंट, तो यहाँ पर एक्स कौन हो गया, पे ही हो गया। बच्चों जो ये प्रोमिसरी नोट होता है हमारे पास, ये सिर्फ उसी पर्सन को पे किया जाता है जिस पर्सन के लिए इसने ये इशू किया है, ठीक है, जिसका नाम इसमें लिखा गया होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह इसके ऊपर भी स्टैंप लगी होती है और बिना स्टैंप के इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है प्रोमिसरी नोट की, तो यहाँ पर स्टैंप लगी हुई होनी ज़रूरी होती है। और प्रोमिसरी नोट में सिर्फ मेकर के साइन होते हैं, पे के साइन नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो नेम है जिसको ये पे किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी होता है, और जितनी इसकी अमाउंट होती है प्रोमिसरी नोट की उसके हिसाब से यहाँ पर जो है स्टैम्प्स इसके ऊपर लगी हुई होती हैं। तो इस हिसाब से बच्चों एक प्रोमिसरी नोट क्या बना, ये प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये लिखित में होता है, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, ये बैंक का नोट या करेंसी नोट नहीं हो सकता। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, मीन्स इसमें क्या होता है, ये अपनी मर्जी से लिख कर देता है, कोई कंडीशन नहीं लिखी गई होती, और जो मेकर है प्रॉमिस करता है कि मैं इतनी अमाउंट जो है वो पे करूँगा। सर्टेन सम ऑफ मनी, जो अमाउंट होती है वो भी इसमें लिखी गई होनी चाहिए कि पर्टिकुलर कितनी अमाउंट का ये प्रोमिसरी नोट है, और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोमिसरी नोट क्या है। बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो है जिसने पेमेंट करनी है वो प्रॉमिस करता है किसको, पे को, कि मैं आपकी इतनी अमाउंट इतने टाइम के बाद लौटा दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट की क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होता है, ऑरल ये नहीं हो सकता है। सेकेंड, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जो ये प्रोमिसरी नोट होता है बच्चों ये प्रॉमिस होता है, यहाँ पर प्रॉमिस वर्ड का
इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑर्डर नहीं होता है। थर्ड, अनकंडीशनल, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। उसके बाद फोर्थ, अमाउंट मस्ट बी डेफिनेट, ये प्रोमिसरी नोट जो है कितनी अमाउंट के लिए है, वो जो अमाउंट है वो भी इसमें क्लियरली मेंशन होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद है साइंड बाय द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन है? मेकर, ठीक है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतनी अमाउंट पे कर दूंगा, तो उसके जो सिग्नेचर हैं इसके ऊपर होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, जो इसकी अमाउंट होती है बच्चों प्रोमिसरी नोट की, उसके हिसाब से इसके ऊपर जो स्टैम्प्स हैं वो लगाई जाती हैं। उसके बाद है नेम ऑफ पे मस्ट बी मेंशन इन इट, किस व्यक्ति को इस प्रोमिसरी नोट का भुगतान किया जा रहा है उस व्यक्ति का जो नाम है वो भी इसमें लिखा गया होना चाहिए। तो ये होता है बच्चों हमारा प्रोमिसरी नोट। तो अब हम डिफरेंस करेंगे कि प्रोमिसरी नोट और हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों अब हम डिफरेंस करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में। सबसे पहले क्या डिफरेंस है? पार्टीज़। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बच्चों उसमें हमारे पास कितनी पार्टीज़ होती हैं? 3। कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। और जो बच्चों हमारे पास प्रोमिसरी नोट है उसमें हमारे पास कितनी पार्टीज़ होती हैं? 2। एक तो बिल जो ड्रॉ करता है यानी मेकर बिल का, और सेकंड जिसको पेमेंट की जाती है यानी पेई। सेकंड डिफरेंस है बच्चों ड्रॉर। इसमें जो बिल है वो कौन ड्रॉ करता है? जिसने किसी से पैसे लेने होते हैं, यानी जिसको हम ड्रॉर बोलते हैं। जो बिल ड्रॉ करता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वो किसी का क्रेडिटर है, उसको किसी ने पेमेंट करनी है, ठीक है। मान लीजिए एक्स और वाई 2 पर्सन हैं, एक्स ने वाई को माल बेचा है और एक्स ही क्या करेगा? बिल लिखेगा वाई को पेमेंट करने के लिए। तो एक्स यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। किसका क्रेडिटर है? वाई का, क्योंकि वाई ने एक्स को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो बिल है वो किसके द्वारा ड्रॉ किया जा रहा है? क्रेडिटर के द्वारा। लेकिन जो हमारा केस है प्रोमिसरी नोट बच्चों, इसमें जो बिल है वो किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है? डेटर के द्वारा। यहाँ पर भी हम एक केस लेते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई 2 पर्सन हैं, एक्स ने वाई को माल बेचा है और वाई अब अपनी मर्जी से क्या कर रहा है? बिल लिख कर दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एक्स को पेमेंट कर दूंगा इतने टाइम बाद। तो अब वाई यहाँ पर जो है वो प्रोमिसरी नोट लिख कर दे रहा है। वाई ने पैसे देने हैं एक्स के, तो वाई एक्स के लिए क्या हो गया? एक्स का डेटर्स, क्योंकि एक्स ने वाई से पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर जो बिल ड्रॉ किया जाता है किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है? हमारे पास डेटर के द्वारा। थर्ड डिफरेंस है ऑर्डर एंड प्रॉमिस। इसमें जो है बच्चों ड्रॉर है, ड्रॉई को ऑर्डर देता है, मतलब यहाँ पर एक्स वाई को क्या करेगा? ऑर्डर देगा पेमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? वाई प्रॉमिस कर रहा है एक्स को, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है। इसमें क्या होता है? फोर्थ केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्स जो है बिल लिखकर वाई के पास भेजता है, वाई एक्सेप्ट करता है और उसको वापस एक्स के पास भेजता है। तो यानी यहाँ पर वाई की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। तो यानी यहाँ पर जो है ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर वाई अपनी मर्जी से लिखकर दे रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसमें जो होती है हमारे पास बच्चों ड्रॉर की सेकेंडरी होती है, ठीक है।
सेकेंडरी होती है कि अगर जब ये वाई पे ना करे उसके बाद इसकी कोई जिम्मेदारी अराइज होगी, तो यानी ड्रॉअर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है, वो सेकेंडरी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई खुद लिख कर दे रहा है एक्स को कि मैं आपकी पेमेंट करूँगा, तो यानी यहाँ पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइबिलिटी होगी, वो क्या होगी, प्राइमरी होगी। उसके बाद कॉपीज़, इसमें जो है बिल लिखा जाता है, उसकी 3 कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। एक बिल की 3 कॉपीज़ तैयार की जाएंगी, और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कॉपी ही तैयार की जाती है बिल की। उसके बाद स्टैम्प्स, जो हम बिल्स के ऊपर स्टैम्प्स लगाते हैं बच्चों, वो होती हैं स्टैम्प्स। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है, पेबल ऑन डिमांड है, तो इस बिल के लिए हमें किसी भी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी केसेस में जिसमें डेट मेंशन हो, टाइम पीरियड मेंशन हो, वहाँ पर हमें स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है स्टैम्प्स फिक्स करनी ज़रूरी होती है, मतलब स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए चाहे कुछ भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बिल्स पेबल ऑन डिमांड है तो वहाँ पर हमें स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 बेसिक डिफरेंस हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में। बच्चों अब हम करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस के बारे में। ठीक है बच्चों, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है? डेट ऑफ मैच्योरिटी को हम बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है बच्चों, जिस दिन बिल की जो पेमेंट है की जाती है उसे बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ बिल, या जिस दिन बिल का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है उसे बोला जाता है ड्यू डेट। बच्चों जब ये हम ड्यू डेट निकालते हैं किसी भी बिल की, तो वो निकालने के टाइम पर जितना बिल का टाइम पीरियड है, मान लीजिए एक बिल है वो 1 फरवरी 2019 को ड्रॉ किया गया है, कितने महीनों के लिए? 3 महीनों का उसका टाइम पीरियड है। जब हम इसकी ड्यू डेट निकालेंगे, हमारे जो 3 महीने हैं बच्चों वो कब ख़त्म होंगे? 1 मई 2019 को। ठीक है, जब हम इसकी ड्यू डेट निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 डेज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। जो ये 3 डेज़ हमने इसमें ऐड किए हैं बच्चों, उसे क्या बोला जाता है? डेज ऑफ ग्रेस, या 3 रियायती दिन। जब भी हमने किसी भी बिल की ड्यू डेट निकालनी है तो हमने ये 3 दिन जो हैं वो हमेशा ऐड करने ही करने हैं। तो इस हिसाब से जो बिल की ड्यू डेट है वो हमारे पास कब बनेगी? 4 मई 2019 को। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया कि डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। जिस दिन बिल की पेमेंट करनी होती है या भुगतान करना होता है उसे बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट ऑफ बिल। बच्चों जब हमने ये ड्यू डेट निकालनी है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, आपका जितना बिल का टाइम है, बिल के टाइम में ये 3 डेज ग्रेस के ऐड करने के बाद अगर आपकी जो तारीख बनती है उस दिन या तो क्या है, संडे है, या क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में बिल की जो ड्यू डेट है या डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो क्या होगी? 1 डे बिफोर। ठीक है, मतलब एक दिन पहले हो जाएगी जितनी उसकी तारीख बनती है। मान लीजिए 4 मई 2019 का संडे आ गया हमारे पास। ठीक है, संडे है तो हमें पहले से ही पता है कि 4 मई 2019 का संडे है, तो बिल की जो ड्यू डेट है उस केस में क्या होगी? 3 मई 2019। मान लीजिए हमारा जो बिल है 15 अगस्त
2019 को ड्यू हो रहा है, ये 3 डेज ऐड करने के बाद। हमें पहले से ही पता है कि 15 अगस्त ही क्या होती है, पब्लिक हॉलीडे होती है। तो उस केस में बच्चों जो बिल की डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी वो क्या होगी, 14 अगस्त 2019। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से दिन हैं जब पब्लिक हॉलीडे होती है। एक होती है बच्चों सेकंड इमरजेंसी हॉलीडे। बच्चों हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि हमने 1 फरवरी 2019 को बिल ड्रॉ किया है 3 महीनों के लिए। तो 3 महीने हमारे 1 मई 2019 को कंप्लीट हो गए हैं और उसमें हमने जो ये 3 दिन हैं डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए। तो हमारी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो 4 मई 2019 बन गई। इस दिन जो है पेमेंट की जानी है, लेकिन उस दिन अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, हॉलीडे अनाउंस कर दिया। तो ठीक है, उस दिन अब बैंकों में लेन देन नहीं होगा। तो बच्चों जब गवर्नमेंट अचानक से कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है तो उस केस में, इमरजेंसी हॉलीडे वाले केस में, जो बिल की ड्यू डेट है वो कब होगी, 1 दिन बाद। 4 मई को छुट्टी हो गई, तो अब इस केस में जो बिल की ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, 5 मई 2019। कौन से केस में, इमरजेंसी हॉलीडे वाले केस में। बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बच्चों जिन मंथ्स में 29, 30, 31 ये तारीख नहीं होती हैं और जो बिल है वो उस महीने की तारीख को दे होता है, तो हमारे पास वो उस महीने की एंड वाली तारीख को ड्यू माना जाएगा। मान लीजिए कोई जो बिल है वो कब ड्रॉ किया गया है, 30 जनवरी 2017 को। ठीक है, बिल का ड्रॉ करने का टाइम, और बिल का जो टाइम है वो 1 महीने का है। बिल की पेमेंट 1 महीने बाद होनी है। तो 1 महीना बच्चों हमारे पास कब ख़त्म होगा, 28 फरवरी को। तो ये लास्ट डेट 28 फरवरी को काउंट की जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये नहीं कहना कि 28 फरवरी को तो महीना नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो 30 दिन का एक महीना होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जिन महीनों में 29, 30 और 31 तारीख नहीं होती, तो उन महीनों की जो अंतिम तारीख होती है वहाँ पर ही जो मंथ है वो कंप्लीट हुआ माना जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 डेज जो ग्रेस के हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो बिल की जो मैच्योरिटी डेट होगी या ड्यू डेट वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो आइए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अलग अलग केसेस से कि जो बिल की ड्यू डेट है वो कैसे निकाली जाती है। बच्चों अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ड्यू डेट ऑफ बिल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, अलग अलग केसेस हमें दी गए हैं और उन केसेस के हिसाब से हमने ड्यू डेट्स ऑफ बिल निकालनी है। जो फर्स्ट केस है बच्चों वो हमें दिया गया है कि जो बिल है वो कब इशू किया गया है, 1 जनवरी 2017 को ड्रॉ किया गया है, और जो बिल है उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 2 मंथ्स है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा गया है 2 महीने का, 1 जनवरी 2017 से 1 फरवरी 2017 और फिर उसके बाद 1 मार्च 2017। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 महीने। और आपको मैंने समझाया है कि इसमें हमने क्या करना है, 3 डेज ऐड करने ही करने हैं डेज ऑफ ग्रेस के। तो जो बिल की ड्यू डेट है वो कितनी बनेगी, 4 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड केस दिया गया है। जो बिल है वो ड्रॉ किया गया है 28 जनवरी 2017 को और बिल का जो टाइम है वो हमारे पास 1 मंथ है। तो बच्चों 28 जनवरी को जो है वो बिल लिखा गया है हमारे पास,
तो एक महीना जो हमारा कब कंप्लीट होगा, 28 फरवरी 2017 को। और 2017 जो सेशन है उसमें फरवरी के हमारे पास 28 दिन ही होते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, 3 डेज ऑफ जो हैं ग्रेस के ऐड करने हैं। तो 28 फरवरी को हमारा महीना कंप्लीट हो गया, तो 3 दिन और हम ऐड करेंगे, तो ये डेट हमारी क्या बन जाएगी, 3 मार्च 2017। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड केस है, 30 जनवरी 2017 को एक बिल इशू किया गया है, उसकी हमने ड्यू डेट निकालनी है और उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 1 मंथ है। तो अब बच्चों 30 जनवरी 2017 है। अब यहाँ पर एक महीना है, तो एक महीना हमारा कब कंप्लीट होगा, 28 फरवरी 2017 को। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर मंथ देखना है कि 30 जनवरी को से लेकर हमारे पास 28 फरवरी 2017 को जो सेकंड मंथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ द मंथ के नियर अबाउट है। तो उसके बाद उसमें हम 3 डेज वही ग्रेस की ऐड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3 मार्च 2017 को। ठीक है। जब जिस भी महीने में 30 या 31 दोनों तारीख आती हैं और वो जो बिल हैं एक महीने बाद ड्यू हों, तो वो हमेशा कब माने जाएंगे, नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को ड्यू माने जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ केस है, जो बिल है वो 30 अप्रैल 2017 को लिखा गया है और बिल का जो टाइम है वो 2 मंथ है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास 30 अप्रैल को लिखा गया है बिल, 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, तो 2 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 30 जून 2017 को। प्लस उसमें हमने क्या करना है, 3 डेज ग्रेस के ऐड करने हैं, तो इसकी ड्यू डेट कब बनेगी, 3 जुलाई 2017 को। ठीक है, क्योंकि महीने के एंड में हमारा जो टाइम पीरियड है बच्चों वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास केस है, उसमें भी 30 अप्रैल 2017 को बिल लिखा गया है, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास बच्चों कितना है, 3 महीनों का। तो यहाँ पर जो बिल है 30 अप्रैल से 30 मई, 30 जून, उसके बाद 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को हमारा मंथ कंप्लीट हो गया और 3 डेज जो है उसमें ग्रेस के ऐड हो गए। तो इस हिसाब से हमारी जो मैच्योरिटी डेट है बच्चों वो कब बनेगी, 2 अगस्त को, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो यानी मैच्योरिटी डेट हो गई हमारी 2 अगस्त। तो इसके बाद है बच्चों हमारे पास केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है कि जो हमारा बिल है वो हमने इशू किया है 30 अप्रैल 2017 को, और जो टाइम है बिल का बच्चों वो है हमारे पास 30 डेज। ठीक है। तो बच्चों 30 अप्रैल को हमने जो है बिल लिखा है, ड्रॉ किया है, तो यानी हमारे जो 30 दिन हैं वो कब कंप्लीट होंगे, 30 मई को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने डेज गिनने हैं, तो यानी 1 मई से 30 मई तक हमारे 30 दिन हो जाएंगे, उसमें हम 3 दिन ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस। तो हमारी जो ड्यू डेट है बच्चों वो कब आएगी, 2 जून को। ठीक है। इसके बाद है 7th केस हमारे पास, कंपनी ने एक बिल इशू किया है 1 दिसंबर 2016 को 60 डेज के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, 1 दिसंबर को तो हमने बिल इशू किया है, तो वो जो 60 डेज काउंट होंगे वो कब से काउंट होंगे, 2 दिसंबर से
31 दिसंबर तक हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 30 डेज, ठीक है। और टोटल हमने 60 डेज पूरे करने हैं, तो इसका मतलब 1 जनवरी से नेक्स्ट ईयर की 30 जनवरी तक 30 दिन हमारे पास वो हो जाएंगे। तो 60 डेज पूरे हो गए हमारे, 30 जनवरी तक हमारे जो 60 डेज हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो 30 जनवरी में हम क्या करेंगे, अब 3 डेज जो हैं ग्रेस के वो ऐड कर देंगे। तो हमारी जो डेट है वो क्या बनेगी, 2 फरवरी। तो यानी बिल की जो ड्यू डेट है वो कितनी है, 2 फरवरी। इसके बाद लास्ट केस है हमारे पास 28 दिसंबर 2015 को कंपनी ने क्या किया है, एक बिल इशू किया है। यहाँ पर डेट है अब 28 दिसंबर 2015, कितने टाइम के लिए, 2 महीनों के लिए यहाँ पर। तो ठीक है, तो 28 दिसंबर 2015 से 28 जनवरी 2016 तक हमारे पास क्या होगा, 1 महीना हो जाएगा। और 28 जनवरी से 28 फरवरी तक का, ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या होगा, दूसरा महीना हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है, जो फरवरी है वो 2016 के सेशन की आ गई, और 2016 का सेशन जो है लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो इसका मतलब फरवरी में हमारे पास कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। तो अब जो 3 डेज के हम ग्रेस के ऐड करेंगे वो 28 फरवरी के बाद हो गए, यानी 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। तो हमारी जो ड्यू डेट है बिल की वो बच्चों कब बनेगी, 2 मार्च को। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो फरवरी में 2016 में 29 दिन होंगे, तो 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, तो बिल की ड्यू डेट 2 मार्च को बनेगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट केस में 23 नवंबर 2016 को बिल ड्रॉ किया गया है, 2 महीने उसका जो टाइम पीरियड है। तो बच्चों इसकी ड्यू डेट निकालनी है, बिल कब ड्यू होगा। अब देखो बच्चों, 23 नवंबर 2016 को बिल ड्रॉ किया गया है 2 महीनों के लिए, 23 नवंबर से 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2017, ठीक है। और उसमें क्या होगा, 3 डेज जो ग्रेस के हमें मिलते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इसकी जो डेट बनेगी ये बन गई 26 जनवरी 2017। लेकिन हमें पता है 26 जनवरी 2017 है, तो 26 जनवरी की पब्लिक हॉलीडे होती है हमेशा गणतंत्र दिवस की। जब हमें पहले पता हो कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो बिल की जो मैच्योरिटी डेट है बच्चों वो 1 दिन क्या हो जाती है, पहले हो जाती है। तो यानी अब बिल की जो फाइनल मैच्योरिटी डेट होगी वो होगी 25 जनवरी 2017 को। उसके बाद है हमारे पास सेकंड केस, 27 नवंबर 2015 को एक बिल जो ड्रॉ किया गया है 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो अब इसकी हमने क्या करनी है, मैच्योरिटी डेट निकालनी है। तो हमारे जो 3 महीने हैं वो कब कंप्लीट होंगे, 27 फरवरी 2016 को। उसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज जो हैं ग्रेस के वो ऐड कर देंगे। तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट है बिल की वो कब बनेगी, 1 मार्च 2016। वो कैसे, क्योंकि जो ये 2016 है ये बच्चों लीप ईयर है, तो यहाँ पर फरवरी में हमारे पास 29 दिन होंगे, यानी 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च। तो 3 दिन कहाँ तक कंप्लीट होंगे, 1 मार्च तक। इसके बाद थर्ड केस है, जो बिल है वो ड्रॉ किया गया है 29 मई 2016 को 4 महीनों के लिए, ठीक है। तो हमारे जब 4 महीने हैं वो कब कंप्लीट होंगे, 29 मई को बिल ड्रॉ किया गया है, तो ये कंप्लीट होंगे 29 सितंबर 2016 को। और इसमें हमने क्या करना है, 3 डेज जो ग्रेस के हैं वो ऐड करने ही करने हैं। तो इसका मतलब इसकी जो मैच्योरिटी डेट बनेगी वो कब बनेगी, 2 अक्टूबर 2016 को। लेकिन हमें पता है जो 2 अक्टूबर 2016 है इसकी पब्लिक हॉलीडे होती है हमारी,
तो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन पेमेंट नहीं होती और हमें पहले पता हो कि पब्लिक हॉलीडे है, तो बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो एक दिन क्या हो जाती है, पहले हो जाती है। तो बिल कब पे किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2016 को। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ केस, 23 मई 2016 को बिल लिखा गया है 60 दिनों के लिए। तो बच्चों हमने 60 दिन कंप्लीट करने हैं। अब डेज़ के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। मई के महीने में 23 दिन निकल गए, तो बाकी 31 मई तक हमारे पास कितने दिन बचे, 8 दिन। ठीक है, तो ये हो गए मई के। उसके बाद 30 दिन जो होंगे वो हमारे किसके हो जाएंगे, जून के। 38 दिन निकल गए, तो हमने 60 दिन पूरे करने हैं। तो इसका मतलब जो 22 दिन होंगे वो हमारे कौन से महीने के होंगे, जुलाई महीने के। तो ये 60 दिन कब तक पूरे हो रहे हैं, 22 जुलाई तक। और उसमें हमने क्या करना है, 3 डेज़ जो ग्रेस के होते हैं वो ऐड करने ही करने हैं। तो हमारी जो मैच्योरिटी डेट है वो कब बनेगी, 25 जुलाई 2016 की। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 25 जुलाई 2016 को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर की गई है। इमरजेंसी यानी पहले छुट्टी नहीं थी, बाद में होगी। ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या होता है, जो बिल की मैच्योरिटी डेट होती है वो एक दिन बाद में हो जाती है। तो यहाँ पर जो बिल है वो कब पे किया जाएगा, 26 जुलाई 2016 को, एक दिन बाद में। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ केस, 13 जुलाई 2016 को बिल ड्रॉ किया गया है 30 दिनों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेज़ आ गए, तो हमें डेज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 13 दिन निकल गए, तो हमारे पास कितने दिन बचे बाकी, 18 दिन तो आ गए हमारे पास जुलाई के। और हमें कितने दिन चाहिए, 30 दिन। तो इसका मतलब जो 12 दिन होंगे वो हम किस महीने के लेंगे, अगस्त के। ठीक है, तो यानी 12 अगस्त होगी, प्लस 3 डेज़ जो हैं वो ग्रेस के हमने ऐड करने ही करने हैं। तो यानी हमारी जो मैच्योरिटी डेट है वो कब बनी, 15 अगस्त 2016 को। लेकिन हमें पता है 15 अगस्त 2016 को इंडिपेंडेंस डे होता है, उसकी पब्लिक हॉलीडे होती है, ये पहले से ही पता है। जब पहले से पता है हॉलीडे है, तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी बिल की ड्यू डेट वो एक दिन पहले हो जाएगी, यानी 14 अगस्त 2016 को। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारे पास लास्ट केस, केस नंबर 6, 31 मई 2016 को हमने बिल लिखा है 1 महीने के लिए। तो 1 महीना हमारा कब कंप्लीट होगा, 31 मई से 30 जून तक। और उसमें हमने क्या करना है, 3 डेज़ ग्रेस के ऐड करने ही करने हैं। तो इसका मतलब इसकी जो ड्यू डेट होगी बिल की वो कब आएगी, 3 जुलाई 2016 को। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जिनका जो प्रयोग है आगे जाकर क्वेश्चन में होगा। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हमें उन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है कि उन टर्म्स का क्या मीनिंग है। फर्स्ट है हमारे पास जो टर्म है वो है बिल एट साइट। ठीक है, बिल एट साइट जिसे हिंदी में कहा जाता है दर्शनी विनिमय पत्र। बिल एट साइट का क्या मतलब होता है, बिल एट साइट का मीनिंग है पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, या इसे कहा जाता है ऑन प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है बच्चों, बिल के ऊपर मेंशन नहीं होता है उसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। तो ऐसे जो बिल्स होते हैं बच्चों वो कब पे किए जाते हैं, जब वो ड्रॉअर द्वारा मांगे जाते हैं, यानी पेमेंट के लिए भेजे जाते हैं, तभी उनकी पेमेंट की जाती है।
मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, एक्स ने जो है 50,000 का बिल जो है ड्रॉ किया है वाई से, ठीक है। लेकिन जब उसने ये बिल बनाया उसके ऊपर टाइम नहीं लिखा कि मैं कितने टाइम पीरियड बाद वाई से पैसे लूँगा। तो उस केस में बच्चों एक्स जब भी वाई को ये बिल प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए तो वाई को क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो हमारे 3 डेज ऑफ ग्रेस होते हैं ना, वो हमें नहीं मिलेंगे। इस केस में जिस दिन उसने मांगा आप वाई को उसी दिन क्या करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसे 3 डेज एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो ये होता है बिल एट साइट, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास सेकंड केस, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट, तिथि के पश्चात विनिमय पत्र, इसे हिंदी में कहा जाता है। अब ये बिल आफ्टर डेट का क्या मीनिंग होता है, देखो बच्चों, कोई भी जो बिल होता है वो कब ड्यू होता है, जब वो बिल ड्रॉ कर लिया जाता है। हमारे पास मान लीजिए 1 जनवरी 2017 से जो एक्स है उसने बिल ड्रॉ किया है और वो जो बिल है 2 महीने बाद पे होगा, ठीक है। तो अब 2 महीने बाद पे होगा तो हम जो उसका टाइम पीरियड काउंट करते हैं, कब से काउंट करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन वो ड्रॉ किया गया है। ये ड्रॉ किया गया है 1 जनवरी 2017 से, तो हमारे जो 2 महीने कब कंप्लीट होंगे, 1 मार्च 2017 को, और उसमें जो 3 डेज हैं वो ग्रेस के ऐड कर देंगे। तो मैच्योरिटी डेट कब बनेगी, 4 मार्च 2017 को। तो यानी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो बिल आफ्टर डेट होता है। जब वो बिल ड्रॉ कर लिया जाता है, जिस दिन वो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी के लिए, वो वहीं से काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इसका मतलब बिल आफ्टर डेट ही होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला हो बिल आफ्टर डेट है तो उसका भी सेम ही मीनिंग है हमारे पास। एक होता है बच्चों हमारे पास थर्ड केस, उसमें क्या होता है, बिल आफ्टर साइट, ठीक है। इसे बोलते हैं दर्शन के बाद विनिमय पत्र। मान लीजिए बच्चों जो एक्स है उसने बिल लिखा है 1 जनवरी 2017 को, कितने महीने का, 3 महीने का मान लीजिए बिल लिखा है। और जो वाई है उसने जो बिल एक्सेप्ट किया है वो 1 फरवरी 2017 को उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ जो आपका बिल है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये बिल आफ्टर साइट है। इस केस में बच्चों क्या होता है कि जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है वो मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, जिस दिन वो बिल एक्सेप्ट किया गया है। टाइम पीरियड उस कहाँ से शुरू होता है, जब वो बिल एक्सेप्ट किया है ड्रॉई ने। तो यानी जो ये 3 महीने हैं टाइम पीरियड वो कब से शुरू होगा, 1 फरवरी से। तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट है कब बनेगी, इसमें हम 3 महीने ऐड करेंगे। 3 मंथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों 1 मई को, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या करना है, 3 डेज जो ग्रेस के होते हैं वो हमने उसमें ऐड करने ही करने हैं। तो बिल की जो मैच्योरिटी डेट बनेगी वो कब बनेगी, 4 मई 2017 को। तो बच्चों आपको पता लग गया कि तीनों शब्दों का क्या क्या मतलब है। बिल एट साइट का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, जब भी बिल आया आपके पास पेमेंट के लिए आपको साथ के साथ उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल के ऊपर उसकी जो ड्यू डेट है या ड्रॉ की जो डेट है, टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं है। और इस केस में जो 3 डेज होते हैं एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। बिल आफ्टर डेट का क्या मतलब होता है
कि जिस दिन वो बिल ड्रॉ किया गया है, जिसका जो टाइम पीरियड होगा डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने के लिए या ड्यू डेट निकालने के लिए, तो वो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल जो है ड्रॉई ने कब एक्सेप्ट किया है वो आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करता है। और बिल आफ्टर साइड में क्या होता है, जिस दिन ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया है आपका टाइम वहाँ से शुरू होगा, आपको उतना टाइम मिलेगा वहाँ से जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया है। जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है हमने उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। घर पर रहिए, ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।